हे हाय एवरीवन। नाउ आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सी सेट आपका वीक होगा। सी सेट को लेके आपको डर लग रहा होगा कि हमारा सी सेट क्वालिफाई कैसे होगा। बट आई विल अश्योर यू कि आने वाले 30-35 मिनट में मैं आपके मन से सी सेट का डर बिल्कुल निकाल दूंगा। एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपका सी सेट वीक है डैट मीन्स कि आपका मैथ्स वीक होगा और इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा देन आई डोंट थिंक कि सी सेट में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। लेकिन जिनका सी सेट वीक है बेसिकली उनका मैथ वीक होता है, उनका रीजनिंग वीक होता है एंड बाकी जो कॉम्प्रीहेंशन रहा उसको तो हम देखते ही हैं। नाउ सी सेट पिछले कुछ सालों में आई वुड से कि ड्रीम डिस्ट्रॉयर बना हुआ है, ड्रीम स्लेयर बना हुआ है। द रीज़न इसकी बहुत लोग को मैं जानता हूँ जिनके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनकी इनफैक्ट मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है, जो मॉक देना उसमें बहुत अच्छे मार्क्स वो स्कोर कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू सी सेट उनको मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो सी सेट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सी सेट क्वालिफाई नहीं करते हो तो रेस में आप आ ही नहीं पा रहे हो। रेस को जीतने और हारने की बात तो दूर है, अभी आप रेस में स्टैंड ही नहीं कर रहे हो। आज से आपके हाथ में 18-20 दिन बाकी है। एंड टू बी ऑन प्रैक्टिकल साइड, अगर आपने अभी तक सी सेट नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छे से मैथ्स को, बहुत अच्छे से रीजनिंग को नहीं पढ़ा है, तो इन 18-20 दिनों में आप मैथ्स को मास्टर नहीं कर पाओगे। ये फैक्ट है, बिकॉज मैथ्स जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म गेम होता है। बट इसके साथ साथ ये भी मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको सी सेट क्वालिफाई करने के लिए मैथ्स को मास्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही रीजनिंग को मास्टर करना है। आराम से आप कॉम्प्रीहेंशन के दम पे भी सी सेट क्वालिफाई कर सकते हो। बट फॉर डैट कॉम्प्रीहेंशन में आपको 90 to 95% एक्यूरेसी अचीव करनी होगी। ये एक्यूरेसी कैसे अचीव करोगे, कैसे बहुत ईजिली आप सी सेट को क्वालिफाई करोगे, इसकी बात हम आगे करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि पहली बात, सी सेट से डरना बिल्कुल भी नहीं है। जितना टाइम आपके हाथ में है उसको अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें, प्रॉपरली मीन्स कि आपको पता हो कि आपको अपना टाइम कहाँ पे देना है, किस जगह से आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, उस तरीके से आप थोड़ा सा प्लान करोगे तो बहुत ईजी वे में आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। मैक्सिमम लोग के दिमाग में ये मेंटल बैगेज होता है, मेंटल ब्लॉकेज होता है कि सी सेट में हमको ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन सी सेट की प्रिपरेशन आप जितनी सिंपल रखोगे, एटलीस्ट आपको सिंपल रखनी पड़ेगी। द रीज़न इज़ कि आपका मैथ वीक है, आपका रीजनिंग वीक है, तो आपको प्रॉपरली अपने एफर्ट को, अपने टाइम को सही जगह पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट मेक इट सिंपल, एक बेसिक मैथ समझते हैं कि सी सेट में आपको करना क्या है, आपका टारगेट क्या है। सी सेट में आपका टारगेट है 33% स्कोर करना। 33% मतलब 200 में से आपको 67 स्कोर करना है टू क्वालिफाई सी सेट। देखने में ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली प्लान नहीं करोगे अपने सी सेट के पेपर को तो लोग 50-40 तक ही सिमट के रह जाते हैं। नाउ सी सेट में एक क्वेश्चन पे आपको 2.5 मार्क्स मिलता है। डैट मीन्स कि आप 27 क्वेश्चन सही करोगे तब जाके आपको 67.5 मार्क्स मिलेगा, तो आपका कट ऑफ क्लियर होगा। तो इन शॉर्ट आपका टारगेट क्या है सी सेट के पेपर में, 80 में से 27 क्वेश्चन नेट करेक्ट करना। 80 में से 27 क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 80 में से 27 ही अटेम्प्ट करके आओगे, कम से कम आपको अटेम्प्ट करना होगा 45 से 50 के बीच में। ना इसके पीछे क्या लॉजिक है इसकी हम आगे बात करेंगे। मान लो आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब बहुत ईजिली आप सी सेट क्वालिफाई कर लोगे। सी सेट में बहुत डाउट आपको नहीं आएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग मिला के ही 40 से प्लस क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपली आप मैथ्स के दम पे, रीजनिंग के दम पे सी सेट क्वालिफाई कर सकते हो। नाउ इन 80 क्वेश्चन को अगर हम ब्रेक करें तो आपको 25 से 27 क्वेश्चन मिलता है कॉम्प्रीहेंशन में, और बाकी बचा हुआ 55 से 53 क्वेश्चन जो रहता है वो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग से मिलता है। डैट मीन्स कि अगर हम सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन पे रिलाई करते हैं तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास 25 से 27 क्वेश्चन रहता है, और अगर आप हर एक क्वेश्चन को भी सही कर दोगे बिना कोई गलती किए, तब भी आप 65 या 66 के रेंज में रहोगे। एंड दिस इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू क्वालिफाई सी सेट, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा ही जिसका यूपीएससी कुछ और देगा और आपका कुछ और आएगा। तो पहली चीज़ ये है कि कॉम्प्रीहेंशन कभी भी आप 100% एक्यूरेसी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, यूपीएससी आपको करने ही नहीं देगा, ये मान के चलो। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो बाउंसर होता है, जिसका यूपीएससी आंसर कुछ अलग ही दे देता है, लेकिन यहाँ पे आप इंश्योर कर सकते हो 90 to 95% एक्यूरेसी।
दैट मीन्स कि 25 क्वेश्चन अगर कॉम्प्रिहेंशन में आ रहा है तो 25 में से 22 क्वेश्चन आप नेट सही कर सकते हो, 27 में से 23 क्वेश्चन नेट सही कर सकते हो। और यही आपको टारगेट भी रखना है। अगर आपका मैथ वीक है, आपका रीजनिंग वीक है और आपको सी सेट से डर लग रहा है, तो ये पहली चीज़ टारगेट करनी है, इंश्योर करनी है कि मैं कॉम्प्रिहेंशन के दम पे सी सेट क्लियर करूँगा। क्योंकि जो बचा हुआ दिन है 18-20 दिन, उसमें आप कंप्लीटली मैथ को मास्टर नहीं कर पाओगे, उसमें आप कंप्लीटली लॉजिकल रीजनिंग को मास्टर नहीं कर पाओगे। लेकिन बचे हुए दिन में आप आराम से कॉम्प्रिहेंशन को मास्टर कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन को इतने अच्छे से पढ़ सकते हो कि 90 to 95% एक्यूरेसी आराम से अचीव हो जाएगी। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन को सही करने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन को मास्टर करने के लिए कोई प्री रिक्विजिट एप्टीट्यूड आपके पास नहीं होगा, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमने एक चीज़ यहाँ पे सेट कर ली, डैट सिर्फ आरसी के दम पे आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आरसी में 90 to 95% एक्यूरेसी अचीव करनी होगी। उसके साथ साथ 10 से 12 क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के आपको सही करने होंगे। 10 से 12 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आउट ऑफ 55 बहुत ईजी होते हैं। इनफैक्ट मैं अभी आपको एग्जांपल दे दूंगा 4-5 क्वेश्चन का 2025 के पेपर से, जो बिल्कुल आई वुड से कि हलवा है, इतना ईजी होता है। यूपीएससी आपको वो देता ही है सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के, जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको सॉल्व करना है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ये दिमाग में टारगेट लेके चलना है कि मुझे 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन है जो मैथ के सॉल्व करने हैं। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो मैं आरसी से निकालूंगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा है, यहाँ पे बहुत टाइम आप दोगे, हो सकता है टाइम देने के बाद भी आप सॉल्व ना कर पाओ क्वेश्चन को। तो मैथ और रीजनिंग में अगर आप गलत जगह फंस गए तो आपका टाइम भी जाता है और आपका नेगेटिव मार्क भी इंक्रीज होता है। इसीलिए मैथ और रीजनिंग के उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करना है आपको जो आप घर से सोच के जाओगे, जो आप घर से प्रिपेयर करके जाओगे कि ये टॉपिक है जिनको मुझे टारगेट करना है। अगर इस एरिया से क्वेश्चन आएगा तो मैं करूँगा, अगर इस एरिया से क्वेश्चन नहीं आएगा या फिर क्वेश्चन पढ़ के मुझे लगता है 1-2 मिनट में कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, तुरंत मैं आगे बढ़ जाऊँगा। इस तरीके से क्या होगा कि आप पेपर को आराम से स्किम कर पाओगे, ये देख पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मुझसे हो रहा है। बेसिकली सी सेट की तैयारी ना आप पहले से दिमाग में बना के जाते हो कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि सी सेट में टाइम इतना जल्दी बीतता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। 1-2 क्वेश्चन में आप फंसे नहीं कि आपका 10 से 15 मिनट वहाँ पे निकल जाएगा। इसीलिए पहले से हमको टॉपिक सेलेक्ट करके चलना है कि मैथ और रीजनिंग में मैं इन टॉपिक्स को टच करूँगा और इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएगा, मेरा पढ़ा हुआ आएगा, इनको मैं सॉल्व करूँगा। प्लस जो ईजी गोइंग क्वेश्चन हैं, जो फ्री क्वेश्चन हैं, राइट। तो अपना टारगेट आप फिर से रीडिफाइन करो। टारगेट बेसिकली आपका रहेगा डेट आरसी में आपको कम से कम 50 से 55 मार्क्स लाने हैं। बाकी आप 10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो मैथ और रीजनिंग को मिला के, तो आपका यहाँ से 25 मार्क्स आ जाएगा। बहुत ईजिली आप सी सेट जो है वो क्वालिफाई कर लोगे। और 10 से 12 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में आउट ऑफ 55 बहुत ईजी होता है सॉल्व करना। ना ये 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, ये ध्यान रखना। जब भी आप मैथ और रीजनिंग को देखो तो ये 4 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, बहुत ही सिलेक्टेड एंड फ्यू टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है मैथ और रीजनिंग में। देखोगे तो ये पूरा आपके पास एक चार्ट है जहाँ से सी सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, पजल हो गया, परसेंटेज हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, नंबर सीक्वेंस, वर्बल सीक्वेंस, डायरेक्शन, टाइम एंड वर्क, कैलेंडर, एवरेजेस, रिलेटिव स्पीड। तो ये पूरा आपका बेसिकली सिलेबस है मैथ, रीजनिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन का। बट यहाँ से आई वुड से आपको नंबर सिस्टम को मास्टर करना है। मास्टर इन द सेंस कि ये नहीं कि आपको कैट के लेवल का पढ़ना है। मास्टर मीन्स कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, सिर्फ आपको उनको देखना है। कौन कौन से टॉपिक्स जो मैं लिख रहा हूँ वो आप पढ़ना। पहला एचसीएफ और एलसीएम आपको देखना है। दूसरा, किस तरीके से हम लास्ट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। तीसरा, डिविजिबिलिटी देखनी है कि 2 से कैसे डिविजिबल होगा, 3 से कैसे होगा, 4 से कैसे होगा, 5 से कैसे होगा, अप टू 11। इसके बाद किस तरीके से हम 2 डिजिट के नंबर को फॉर्म कर सकते हैं, 3 डिजिट के नंबर को फॉर्म कर सकते हैं, राइट। जैसे 100x प्लस 10y प्लस z, उसी तरह 10x प्लस y आपका ये 2 डिजिट नंबर हो गया। कई बार क्वेश्चन आता है ना कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो इस तरीके से आपको ये फंक्शन पता रहेगा किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, तो ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट, ये आपको देखना है कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है,
प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये कुछ सब टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम के जो आपको देख के जाने हैं। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को कर लोगे सिर्फ और सिर्फ, तो आराम से 10 से 12 क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज जो है वो नंबर सिस्टम का ही होता है पेपर में। अलग अलग नंबर सिस्टम के वेरिएशन होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है आपका रिमाइंडर देखना। एक और चीज़ देख लेना कि ऑड प्लस इवन करते हैं तो क्या आता है, ऑड इंटू इवन करते हैं तो क्या आता है, इवन प्लस इवन करते हैं तो क्या आता है। इस तरीके से जो होता है ना कि हम इवन इवन करते हैं तो क्या होता है, ऑड प्लस ऑड करते हैं क्या होता है, इवन प्लस ऑड करते हैं क्या होता है। इस तरीके से आप इवन एंड ऑड नंबर के रूल्स को देख लेना। बहुत सिंपली आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से सॉल्व कर लोगे। एक बार आप इन टॉपिक्स को देख के 2024 का, 25 का, 23 का क्वेश्चन सॉल्व करना, देखना कितने क्वेश्चन आपके यहीं से निकल जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ 1-2 दिन का खेल है। ये पूरा चीज़ देखोगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा। बहुत चीज़ ऐसी है जो टिपिकल होती है ना, पूरा आपको करना है, सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक करना है। जो मैंने आपको बताया अभी कि आपका मैथ और रीजनिंग को मिला के टारगेट कितना होना चाहिए, 10 से 12। और जो मैंने आपको नंबर सिस्टम्स के टॉपिक बताए हैं आप उन्हीं को कर लोगे। उनमें भी बहुत एडवांस लेवल नहीं करना है, जो मॉडरेट होते हैं, जो मीडियम लेवल होते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे सिर्फ हमको प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर पता होगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आराम से पेपर में 8 से 9 मिल जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, लॉजिकल रीजनिंग। ना यहाँ पे देखो, रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम नॉर्मली मिस कर देते हैं, बट आई वुड से कि लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वो गेम चेंजर होता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग बहुत टफ नहीं आता। 3-4 क्वेश्चन तो लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे ही आ जाते हैं जो आप बिना पढ़े करते हो। कोड वाला कि फ्रांस लिखा है, फ्रांस का ये कोड है तो जर्मनी का क्या कोड होगा। सीक्वेंस वाला कि 3 नंबर दिया है, चौथा नंबर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनके कुछ सेट पैटर्न होते हैं, तुरंत आप इनको सॉल्व कर लोगे। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन तो बहुत ईजी आता है। तो इस तरीके से मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको यही गिना दिए जो डायरेक्टली हर साल आते हैं आपके पेपर में, और वो आपके सही भी होंगे अगर आप पैनिक नहीं करोगे तो। हम गलत क्यों करते हैं, क्योंकि हम पैनिक कर जाते हैं। पैनिक क्यों करते हैं, पहली चीज़, प्रॉपरली हम प्लान नहीं किए रहते हैं कि हमको करना क्या है, किस तरीके से हमको सीसेट का पेपर अप्रोच करना, ये दिमाग में हमारे रहता ही नहीं है। तो पेपर में जाके बैठ जाते हैं, पन्ना पलटते हैं, क्वेश्चन 1 देखते नहीं आता, फिर क्वेश्चन 4 देखते नहीं आता, 6 देखते नहीं आता, आधा दिमाग हमारा वहीं खराब हो जाता है। दूसरी चीज़, जो आपके जीएस का पेपर होता है, आप जीएस 1 देख के आते हो, जीएस 1 मान लो आपका थोड़ा सा अच्छा खराब हो गया तो उसका इम्पैक्ट आपका सीसेट पे तुरंत पड़ जाता है। अगर जीएस 1 देने के बाद आपने अपना आंसर मिला लिया, 3-4 आपके आंसर गलत हो गए, तो ये मान के चलो कि सीसेट का पेपर आपका खराब हो ही जाएगा। क्योंकि पहली बात, मई की गर्मी आपके सर पे रहती है। दूसरी बात, जीएस पेपर 1 का जो गलती होता है उसकी गर्मी और आपके सर पे आ जाती है। तो सीसेट का पेपर ऐसा होता नहीं कि आप वहाँ पे मेंटली प्रेजेंट नहीं रहोगे, मेंटली एब्सेंट रहोगे तब भी सॉल्व कर लोगे। इनफैक्ट जीएस के पेपर से ज़्यादा दिमाग सीसेट में लगता है। जीएस में तो आपको ऑप्शन देखना होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट सीसेट में आपको प्रैक्टिकली एप्टीट्यूड लगाना पड़ता है, डिसाइफर करना पड़ता है, मैथ लगाना पड़ता है। तो सीसेट के पेपर में आपके दिमाग के ऊपर ज़्यादा लोड आता है एज़ कम्पेयर टू जीएस का पेपर। इसीलिए पहली चीज़ ये दिमाग में रखना, पहली चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप चाहते हो कि आपके सीसेट का पेपर अच्छा जाए, आप सीसेट क्वालिफाई करो, तो जीएस का पेपर करने के बाद, जीएस 1 देने के बाद किसी भी हालत में जीएस का मार्क्स मत मिलाना, किसी भी हालत में। अगर आप ये सोचो कि सिर्फ मैं 1-2 मिला लेता हूँ जहाँ मुझे कन्फ्यूजन थी, तो ये डोमिनो इफेक्ट का काम करेगा। मान लो आपने पहला मिलाया, वो गलत हुआ, तो आप सोचोगे यार पहला गलत हो गया, चलो दूसरा देखता हूँ। दूसरा सही हो गया तो सोचोगे दूसरा सही हो गया, तीसरा देखता हूँ। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट आप 3-4 क्वेश्चन मिलाओगे, उनमें से कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा। काफ़ी क्वेश्चन के आंसर तो खुद कोचिंग वाले भी गलत देते हैं। तो हो सकता है आपने सही टिक किया हो, फिर भी आप उसको गलत मान के चलो, और उसका रेपरकशन, उसका कंसिक्वेंसेज आपको सीसेट में भुगतने को मिलेगा। जीएस आप आराम से क्वालिफाई कर लो, बट सीसेट में वही आपका 3-4 मार्क्स छूट जाए। तो ये बिल्कुल मत करना। किसी भी हालत में जीएस के बाद मार्क्स मत मिलाना। 2 घंटे आराम करना, बैठना, जो आपने पढ़ा होगा उसको रिवाइज करना होगा तो कर लेना, लेकिन जीएस का पेपर जो दे के आए हो उसका इफेक्ट अपने सीसेट पे मत होने देना। ठीक है, तो हमने यहाँ बात कर ली कि आपको क्या करना चाहिए। ना रीजनिंग को हमने देखा कि रीजनिंग आपका एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ईजिली यहाँ से स्कोर करोगे आप। इसके लिए आपको कोई अलग से तैयारी भी नहीं करनी है। ऑन द स्पॉट आप एग्जाम में जाके यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन निकाल सकते हो। 4 से 5 यहाँ निकालोगे, 8 से 9 आप आराम से मैथ से निकालोगे, हो गया आपका 10 से 12 क्वेश्चन। यहाँ से 3-4 आपका नेगेटिव भी जाता है, फिर भी आप +9-10 रहोगे। ठीक है, तो मैथ में सब कुछ नहीं करना। मैथ में जो टॉपिक मैंने आपको बताया,
HCF LCM हो गया, लास्ट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, किस तरीके से 2-3 डिजिट के नंबर हम फॉर्म करते हैं, ऑड इवन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट होता है एंड एवरेजेस इंपॉर्टेंट होता है। ये 2-3 टॉपिक ऐसे हो गए जहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता तो इनका एप्लीकेशन होता है जिनके थ्रू आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद चौथा है आपका लो हैंगिंग फ्रूट्स। पूरे पेपर में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एग्जामिनर आपको गिफ्ट देता है। वो एग्जामिनर आपको बोलता है कि आओ इसको सही कर लो। वो आप सही कब कर पाओगे? पहली चीज़, आप मेंटली काम रहोगे तब सही कर पाओगे। आपको पता रहेगा कि आपको कौन सा टॉपिक टारगेट करना है, तब आप सही कर पाओगे। अगर हैphazard मैनर में पूरे पेपर को आप देखोगे तो ईजी क्वेश्चन भी आपके छूट जाएंगे। दूसरा, अगर आप प्रॉपरली टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे तब भी ये जो ईजी क्वेश्चन है, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, वो छूट जाएंगे। इसी तरह लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल जो बहुत ईजी होते हैं और उनको आप मात्र 10 से 12 सेकंड में कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका आया था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 6। दैट मीन्स कि 9 का पावर 3 प्लस 9 का पावर 4 प्लस 9 का पावर 5 प्लस अप टू 9 का पावर 100 डिवाइडेड बाय 6, तो रिमाइंडर कितना आएगा। सिंपली यहाँ पे आप 9 के क्यूब को कॉमन ले लेते हो तो क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 9 का क्यूब चला गया तो 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 9 का क्यूब चला गया तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह होते जाएगा डिवाइडेड बाई 6। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9 ब्रैकेट में 1 प्लस 9 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस अप टू यहाँ पे 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो। 3 जा 9 कट गया, ठीक है, यहाँ बचा 2। अब कैसे लिख सकते हो आप, 9 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 का स्क्वायर अप टू इतना डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में देखो क्या है, 1 प्लस ये पूरा देखो 9 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का क्यूब आएगा, 9 का पावर 4 आएगा। तो ये क्या है, ये पूरा आपका ऑड है और किसी भी ऑड में 1 ऐड करते हो तो क्या हो जाता है नंबर, वो इवन हो जाता है। कोई भी आपका ऑड नंबर है, ऑड में प्लस 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। डेट मीन्स कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 9 इंटू 9 इंटू 3, ये इंटू ये आपका एक इवन नंबर बन जाएगा, तो ये इवन डिवाइडेड बाई 2। ना यहाँ पे आपका इवन नंबर है, डिवाइडेड बाई 2 है, डैट मीन्स कि ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा ही, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, बस 9 के क्यूब को बाहर लेना था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स मिलेंगे जो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। थोड़ा सा आप नंबर सिस्टम लगाओगे ना, 1-2 क्वेश्चन लगाओगे, तुरंत आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। उसी तरह यहाँ देखो पूछ रहा है व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 3 5 7। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 10 10 10 999। ठीक है, इस नंबर को देख के आपको क्या पता चला कि ये क्या है, एक ऑड नंबर की सीरीज़ है। ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। इसको करने का 2 तरीका है। पहला तो डायरेक्टली आप जब ऑड नंबर देखोगे एक बार, तो वहाँ पे ऑड नंबर का ये प्रॉपर्टी ही है कि किसी भी ऑड नंबर को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही आएगा। फॉर एग्जांपल 3 ऑड है, 3 इंटू 5 कितना हुआ, 15 हो गया। 7 ऑड है, 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35 हो गया। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने का 5 से, तो 5 ही आएगा। यहाँ पे 5 है, ये ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो जाएगा इसका, डायरेक्टली C हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 है, 5 को आप 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डैश 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 999, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन कहीं भी करोगे आप तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 5 ही आएगा। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ किसी से भी करोगे, 5 इंटू 1 फिर 5 इंटू 3 करो, 5 इंटू 7 करो, सबका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे भी आप लगा सकते हो कि 5 आएगा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, कुछ यहाँ नहीं करना था, बस यहाँ पे ऑड नंबर की एक सीरीज़ थी। उसी तरह देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके सामने एक सीक्वेंस है, फिर पूछ रहा है कि ये जो गैप है क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है। सीक्वेंस क्या है, A B डैश C C डैश A डैश B C C C डैश B B C डैश C। इसको करने का सिंपल एक तरीका होता है, जितने नंबर दिए हैं उनको आप पहले गिन लो टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल आपके पास 18 डिजिट हैं और आपको सीक्वेंस बनाना है।
तो सीक्वेंस में सिमेट्री होती है, तो इस सीक्वेंस को आप क्या कर सकते हो, या तो 3 3 3 3 3 3 6 बार 3 के टर्म में देख सकते हो, या फिर 6 6 6 देख लो। मान लो हम 3 3 3 के टर्म्स में देखते हैं, तो पहले ये हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर आपका ये हो गया ना। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 सी है, फिर इसके बाद यहाँ पे भी 2 सी है, यहाँ पे यहाँ सी है। डैट मीन्स कि यहाँ पे देखो तीनों जगह सी है, बट यहाँ पे 2 जगह सी है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे सी आ सकता है। तो पहला आपका यहाँ पे मान लो सी हम मान लिए, यहाँ पे भी आप सी मान लो। उसी तरह अब ये देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए डैश है, यहाँ पे बी बी है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, सिंस यहाँ बी है तो यहाँ भी हम बी मान सकते हैं, यहाँ पे क्या यहाँ बी मान सकते हैं, यहाँ पे क्या यहाँ पे ए मान सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, ये हो जाएगा यहाँ पे बी, ये हो जाएगा यहाँ पे ए। तो आपका सीक्वेंस क्या बन गया, बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी, डायरेक्टली आपका सी हो गया। 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। उसी तरह देखो यहाँ सीक्वेंस पूछा है, क्या दिया है, 1 3 6 11 18 x 42। डैट मीन्स कि ये बढ़ते हुए क्रम का नंबर है, तो कोई चीज़ ऐड हो रहा होगा या कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी तो ये बढ़ रहा है ना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या देखो, डिफरेंस की क्या डिफरेंस हो रहा है, इसके और इसके बीच क्या डिफरेंस है, 2 का, इसके बीच 3 का, इसके और इसके बीच 5 का, इसके बीच 7 का। तो यहाँ पे पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, ये एक ऑड नंबर हो रहा है, 2 3 5 7। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 11 आना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये आपका 42 था ना। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 13 आना चाहिए। डैट मीन्स के 18 + 11 यहाँ पे 29 आएगा, और 29 में हम 13 ऐड करेंगे तो हमको 42 मिलना चाहिए। 29 + 13 कितना हो रहा है, 42 हो रहा है, या आपको 42 भी मिल रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 सी हो जाएगा। सो नाउ यू हैव सीन कि जो मैंने आपसे कहा कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जो आपको मैथ से और रीजनिंग से निकालने हैं। बहुत आराम से निकाल लोगे। 10-11 में से 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको यहीं पे दिखा दिया है। अभी आपके पास पूरा 50 क्वेश्चन बचा हुआ है मैथ और रीजनिंग का। वहाँ से सिर्फ आपको 6 से 7 क्वेश्चन और निकालने हैं सही, तो बहुत ईजिली आप निकाल लोगे, बशर्ते अपने फोकस को प्लस अपने टॉपिक को लेके भटकना मत। दिमाग को सेट रखो कि मुझे ये टॉपिक पढ़ के जाने और मुझे बस यही पढ़ना है, जो टफ आएगा उसको मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। पूरा ब्रॉडर पिक्चर मत देखो कि मुझे इतना सॉल्व करना है, सिर्फ दिमाग में इतना रखो कि मुझे 50 में से 10 से 12 क्वेश्चन को सही करना है। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं कॉम्प्रिहेंशन से निकाल लूँगा। ठीक है, 10 से 12 मिनिमम है, या आपका 15 चला जाएगा, 16 चला जाएगा, 20 चला जाएगा, तो आप और पॉजिटिव में आ जाओगे। जितना यहाँ पे आप पॉजिटिव में रहोगे उतना मान लो आप कॉम्प्रिहेंशन में नेगेटिव में जाते हो, तो वो चीज़ आपका कंपनसेट होता रहेगा। बट सिंस क्वालिफाई करने का जो दारोमदार रहेगा मेनली आपका कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर रहेगा, इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन में सिली मिस्टेक नहीं करना है एंड पूरे कॉम्प्रिहेंशन को देखना है, हर एक क्वेश्चन को देखना है। कई बार क्या होता है कि लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वहाँ पे हमको इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं और उनको हम पढ़ नहीं पाते हैं, फटाफट पढ़ते हैं, गलत पढ़ के गलत टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव तो आता नहीं हमको, बल्कि नेगेटिव ही हो जाता है। और कॉम्प्रिहेंशन में नेगेटिव करना, सी सेट में नेगेटिव करना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव करोगे तो आपका 0.83 जाता है, डेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 मार्क नेगेटिव होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्लियरली कि आपको नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करना है। जितना आप नेगेटिव मार्किंग लाओगे अपने सी सेट में, उतना ही आप क्वालिफाइंग मार्क्स से दूर जाते जाओगे। इसीलिए कम से कम नेगेटिव करना है हमको और फोकस करना है हमको अपने एक्यूरेसी पे, राइट। सो नाउ यहाँ पे हमने मैथ्स की और रीजनिंग की बात कर ली कि किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है और किस तरीके से कवर करना है, क्या आपको टारगेट रखना है। बाय द वे आप एक काम करना कि ये मैथ्स का फॉर्मूला बुक है, जो सी सेट है आपका उसका ये फॉर्मूला बुक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन PYQs। तो यहाँ पे सारे टॉपिक से फॉर्मूला आपको नहीं देखने हैं, जो आप पढ़ना चाहते हो। फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम, HCF LCM, एवरेजेस, परसेंटेज, राइट, कैलेंडर आप पढ़ना चाहते हो उसको देख लेना, सिलॉजिज्म देखना चाहते हो, क्यूब्स एंड डाइसेस देखना चाहते हो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स देखना चाहते हो, तो इनका फॉर्मूला देख लेना। क्योंकि UPSC में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, बेस्ड ऑन PYQs। तो कम से कम आप एक बार फॉर्मूला देख लोगे तो फॉर्मूला को ईजिली आप अप्लाई कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, ये क्यूब का क्वेश्चन आया था इस बार, एंड डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे ये जो क्यूब का फॉर्मूला है यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा था। जो सिलॉजिज्म है वो डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं जहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाता है और वो आपका पॉजिटिव में ही आता है। ठीक है, तो इस PDF को डाउनलोड कर लेना एंड यहाँ से सिलेक्टेड टॉपिक्स का ही फॉर्मूला पढ़ना,
पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा 20-25 पेज का फॉर्मूला याद नहीं करना है। जो टॉपिक आप सेलेक्ट करोगे, जो मुझे सीसेट में, जो मुझे मैथ्स में पढ़ के जाना है, उन्हीं के फॉर्मूला देखना और उन फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तो वो फॉर्मूला आपका सेट हो जाएगा। किस तरीके से फॉर्मूला क्वेश्चंस पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैथ्स एंड रीजनिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप 90 to 95% एक्यूरेसी लाओगे और यहीं से आप 50 to 55 मार्क्स स्कोर करोगे और यही आपका सीसेट क्वालिफाई करवाएगा। नाउ कॉम्प्रीहेंशन में आप एक चीज़ याद रखना कि कॉम्प्रीहेंशन का जो भी पैसेज होता है उसको आप नॉर्मली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरह या फिर वोकैबुलरी की तरह ट्रीट नहीं करोगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो पैसेज होता है वो प्रॉपरली लॉजिकली डिड्यूस होगा। अगर आप ये सोच के जाते हो कि मैं पूरा पैसेज पढ़ूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर वापस पैसेज में जाके देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, तो आप 2 घंटे में पूरा का पूरा पैसेज भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। बाकी मैथ और रीजनिंग की तो बात छोड़ दो, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी आप 2 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोचो कि मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ पैसेज का, फिर एक एक स्टेटमेंट देखूंगा ऑप्शन का, वापस जाके मैं चेक करूँगा। पैसेज आपको कैसे सॉल्व करना होता है, सबसे पहले आप ऑप्शंस को रीड करोगे, क्या ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन में जो कीवर्ड्स हैं उनको एनालाइज करोगे, ऑप्शन में आपके सामने जो हिंट्स एग्जामिनर ड्रॉप कर रहा है उसको एनालाइज करोगे। उसके बेसिस पे आप ऑप्शंस को क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। मान लो 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 एलिमिनेट हो गया, टाइम कम बचा तो जो सही देखा उसको करेक्ट मार के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन टाइम आपके पास है तो आप एक बार रीवेरीफाई करोगे पैसेज को देख के कि जो मैंने चूज़ किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। ये तो तब की बात है जब टाइम आपके हाथ में है। टाइम आपके हाथ में नहीं है तो एलिमिनेट करने के बाद जो ऑप्शन आपके हाथ में आ रहा है उसको टिक मार के आप आगे बढ़ जाओगे। मान लो आप क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन में से 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करते हो, बाकी 2 में कंफ्यूज हो, तो उन बचे हुए 2 ऑप्शंस के लिए वापस आप पैसेज में जाओगे, पैसेज पढ़ोगे, उसके बाद देखोगे कि बाकी बचे हुए 2 में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये तरीका होता है, ये पूरी क्रोनोलॉजी होती है पैसेज को सॉल्व करने की। इसी तरीके से करोगे तभी आप कॉम्प्रीहेंशन को टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व कर पाओगे। नाउ देखो, एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, वाई एंड हाउ, क्यों करना होता है और कैसे करना होता है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि कुछ लोग के मन में ये डाउट आएगा कि हम पूरा पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये तो सही तरीका है, ये हमारा ओल्ड स्कूल तरीका है, इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन जब आप कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हो, जब आप सीसेट की बात करते हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि सीसेट में आपको टोटल कितने पैसेज मिलते हैं। ये पैसेज वेरी करते हैं 16 से लेके 25 तक। 2025 के पेपर में 16 पैसेज आया था, वहीं आप 2021 का पेपर देखोगे तो 25 पैसेज आया था। 25 पैसेज को पढ़ना, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन भी आपका सिंगल स्टेटमेंट नहीं रहता है, एक एक क्वेश्चन में 4-4 स्टेटमेंट रहते हैं। हर एक स्टेटमेंट को देखना, वेरीफाई करना, वापस क्वेश्चन पे जाना, सही टिक करना। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और हमने अभी देखा कि अगर आपको सीसेट क्वालिफाई करना है तो आपको आरसी के साथ साथ मैथ एंड रीजनिंग के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। 10 से 12 नंबर आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करना, खासकर जब आपका मैथ्स वीक होता है, टाइम लगता है। ईजिली आप इसको 40-45 मिनट में नहीं कर सकते हो, कम से कम 1 घंटा 15 मिनट चाहिए होता है इन 10-12 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। डैट इज़ वाई अगर आपको सीसेट क्वालिफाई करना है और सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन के दम पे क्वालिफाई करना है तो आपको कॉम्प्रीहेंशन कम से कम 45 से 40 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तभी आपको टाइम मिलेगा मैथ और रीजनिंग के 10 से 12 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का एंड उसको करेक्टली सॉल्व करने का। अदरवाइज़ क्या होगा, हैप हैज़ार्ड मैनर में आप कॉम्प्रीहेंशन भी गलत करोगे और यहाँ पे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी गलत करोगे। डैट इज़ वाई आपको टाइम भी ध्यान में रखना है, आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है और उसी के लिए आपको लॉजिकली डिड्यूस करना होगा कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज को। लाइन बाय लाइन आपको रीड नहीं करना है, आपको स्किम थ्रू करना है, आपको रिफ्लेक्टिव रीडिंग करनी है। सिर्फ कीवर्ड पे ध्यान रखना है कि कौन सा कीवर्ड है और उस कीवर्ड से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं है, उसके बेसिस पे आप एलिमिनेट करते जाओगे प्लस सही ऑप्शन को सेलेक्ट करते जाओगे। राइट, तो यहाँ पे हमने वाई का आंसर दे दिया कि क्यों एलिमिनेशन ज़रूरी होता है, ऑप्शंस का एलिमिनेशन क्यों ज़रूरी होता है। नाउ हाउ, कैसे एलिमिनेशन करना होता है। यहाँ हमने बात पहले कर ली है कि पहले आपको ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको एलिमिनेशन करना है, फिर आपको पैसेज पढ़ना है, कहीं कंफ्यूज हो गए तो। सेकेंडली एलिमिनेट कैसे करना होता है, जिस तरीके से हम जीएस में देखते हैं,
जीएस में हम एप्टीट्यूड लगाते हैं, जीएस में हमने मेटा एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज किया है, तो जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, जो ओवर एम्फेसिस वाले वर्ड होते हैं, वो नॉर्मली 99.99% गलत होते हैं। डैट मीन्स कि जो नॉलेज आप जीएस के पेपर में लगाते हो, सेम नॉलेज आपके सीसेट के पेपर में भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सीसेट का पैसेज देखोगे तो वो भी इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड होता है जिन टॉपिक्स पे जीएस 1 का पेपर बनता है। आपको सीसेट में पैसेज हेल्थ पे मिलेगा, एजुकेशन पे मिलेगा, एग्रीकल्चर पे मिलेगा, वाटर रिसोर्सेज से मिलता है, क्लाइमेट चेंज हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नेंस, पॉलिटी होता है, सोशल सेक्टर होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है। तो इन टॉपिक्स पे आपको सीसेट पे पैसेज मिलता है। दैट इज़ द रीज़न कि जो अप्रोच आपका जीएस के पेपर में लगता है, सेम अप्रोच आपके सीसेट के पेपर में भी लगेगा। ना जीएस के पेपर में जैसे हम एक्सट्रीम वर्ड्स को एलिमिनेट करते हैं, वहाँ पे कॉशियस रहते हैं। फॉर एग्जांपल ओनली हो गया, ऑलवेज, ऑल, नेवर, नो, नो वन, एंटायरली, टोटली, मैंडेटरी हो गया, ऑल टुगेदर हो गया, सडनली। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं वो कॉशियस वाले होते हैं, बिकॉज दे आर हार्ड टू प्रूफ एंड इट विल नैरो डाउन द मीनिंग ऑफ द पैसेज। उसी तरह जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं, एम्पावरिंग वर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया, सस्टेनेबिलिटी, इक्वालिटी, पॉवर्टी, डेमोक्रेसी, इनोवेशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, अडाप्टेशन, मिटिगेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी, मल्टी प्रॉन्ग सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें अगर आपको मिलेंगी पैसेज में, ये सारे कीवर्ड आपको पैसेज में मिलते हैं, तो आपके ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी 99% होती है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। उसी तरह जो माइल्ड और जेनरिक स्टेटमेंट होते हैं, लाइक कैन भी हो गया, मे भी हो गया, कुड भी हो गया, माइट हो गया, मोस्टली हो गया, पॉसिबली हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम हो गया, ये भी आपके माइल्ड स्टेटमेंट हैं, जेनरिक स्टेटमेंट है, एंड दे आर ओपन एंडेड। तो इनके भी सही होने की पॉसिबिलिटी जो है वो रहती है। सो जो हम लगाते हैं अपने जीएस में अप्रोच, वही माइंडसेट आपको सीसेट में भी लगाना है टू चूज दी करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो ये तो रहा आपके एलिमिनेशन का तरीका। बाकी सिलेक्शन का तरीका क्या होता है? जब भी आप कोई भी ऑप्शन पढ़ो तो ऑप्शन देखो कि वो वाइडर हो, वो जेनरिक हो, वो ऑप्शन आपको कोई सॉल्यूशन दे रहा हो, वो ऑप्शन किसी एक्शन की बात कर रहा हो, सिर्फ एक स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हो, वो होलिस्टिकली बात कर रहा हो, वो होलिस्टिकली पैसेज को एड्रेस कर रहा हो। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में पैसेज के किसी एक टॉपिक के बारे में बात की गई होती है, लेकिन वो आंसर सही नहीं होगा। द रीज़न इज़ कि आप उसी आंसर को सही मानते हो, उसी आंसर को आप चूज़ करोगे जो होलिस्टिकली पैसेज को एड्रेस करेगा, ना कि पैसेज के सिर्फ एक पार्ट को एड्रेस करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको दिमाग में रखनी होंगी। जब भी आप पैसेज सॉल्व करोगे तभी आप पैसेज को टाइमली सॉल्व कर पाओगे, प्लस एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज अगर इन दोनों कंपोनेंट में से कोई भी आपका एक डामाडोल होगा, कहीं भी आप लैग करोगे, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे अपने सी सेट को, टाइमली सॉल्व नहीं कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, तो आपके जो मैथ है, मैथ के 2-4 क्वेश्चन जो आपको सही करने हैं वो आपका कंपनसेट होगा। एक्यूरेटली सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगा। दैट इज़ वाई इस तरीके से आपको अप्रोच डेवलप करना होता है जब भी आप कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हो, राइट। इस पीडीएफ को भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना। नाउ आगे बढ़ने से पहले, कॉम्प्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, आई हैव अ स्मॉल अनाउंसमेंट टू मेक। सिंस बहुत लोग सीसेट कॉम्प्रीहेंशन को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, सो फॉर देम आई एम लॉन्चिंग अ स्मॉल कोर्स ऑन सीसेट, दैट इज़ सीसेट समाधान। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली कॉम्प्रीहेंशन की बात करेंगे। दिस इज़ योर कॉम्प्रीहेंशन मास्टरी प्रोग्राम। बेसिकली इस प्रोग्राम में क्या होगा कि हम 2020 से लेके 2025 तक के सभी कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को विथ लॉजिकल डिडक्शन सॉल्व करेंगे, एंड टारगेट हमारा रहेगा दैट यू अचीव 95% एक्यूरेसी इन योर कॉम्प्रीहेंशन। इस प्रोग्राम में टोटल 6 क्लास होंगी। सबसे पहला क्लास आपका सीसेट ब्लूप्रिंट क्लास होगा। यहाँ पे हम कंप्लीट अप्रोच की बात करेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, किन किन कीवर्ड्स को देखना है, जो थीम आते हैं जैसे एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, गवर्नेंस हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। तो इन थीम्स में से ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे आपको फोकस रखना है। इन शॉर्ट इन कीवर्ड्स को खोजना है आपको अपने कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज में। सो फर्स्ट ब्लूप्रिंट क्लास में हम कंप्लीट अप्रोच समझेंगे, किस तरीके से आपको कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज को अप्रोच करना होता है। इसके बाद जो 6 क्लासेस रहेंगी, यहाँ पे हम 2020 से 2025 तक के कॉम्प्रीहेंशन के पीवाईक्यूज़ को अच्छे से समझेंगे। एक एक ऑप्शंस को भी एनालाइज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है,
और जब भी आप ऑप्शन चूज़ करो तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, जहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहो कि ये ऑप्शन सही होगा कि ये ऑप्शन सही होगा, वहाँ पे आपको कौन सा चूज़ करना है। एंड आई प्रॉमिस कि जिस तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को देखते थे पहले, इन 7 क्लास को देखने के बाद आपका कंप्लीट माइंडसेट, आपका कंप्लीट अप्रोच चेंज हो जाएगा। क्लास की ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो क्लास 8 मई से 13 मई तक चलेगा। 13 मई को कंप्लीट रैपअप हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास 10-11 दिन बचा रहेगा, आराम से उसमें आप आरसी करना, मैथ्स करना, साथ ही जो हम कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े रहेंगे उसको आप रिवाइज करना। तो इन 6 दिनों में आपका कॉम्प्रिहेंशन कम्प्लीटली रैपअप हो जाएगा। ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। राइट ना, इसके बाद चलो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिकली आप इन क्वेश्चंस को इस तरीके से देख सकते हो कि यही डेमो क्वेश्चंस हैं एंड इसी तरीके का अप्रोच, इनफैक्ट इससे थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच हम कोर्स में भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड हमारा अप्रोच वही रहेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बाद हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। जिन ऑप्शंस में हम कंफ्यूज होंगे उनको रीवेरीफाई करने के लिए हम पैसेज में जाएंगे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, मोस्ट रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन। देखो इमीडिएट की बात कर रहा है, रैशनल की बात कर रहा है और प्रैक्टिकल की बात कर रहा है। पहला क्या बोल रहा है, अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। यहाँ कीवर्ड क्या है, नेशनल हो गया, प्रैग्मेटिक हो गया, लीगल हो गया, पॉलिसी फ्रेमवर्क हो गया। दूसरा बोल रहा है ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्विफायर क्रिएटेड। इतना ईजी नहीं होता कि आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर दो। ऊपर से यहाँ पे पूछ रहा है इमीडिएट, तो रिवर सिस्टम को लिंक करना इमीडिएट प्लान नहीं है, इमीडिएट एक्शन नहीं है, आपका बी चला जाएगा। इसके बाद बोल रहा है वाटर चैनल बिटवीन द रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिशिएंट शुड बी क्रिएटेड। इसको हम पैसेज में देखेंगे, पैसेज में कहीं बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ये। डी बोल रहा है टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का ना पिलर है, हमारा जो सोसाइटी है वो एग्रीगेरियन बेस्ड है, तो ये सॉल्यूशन कभी भी नहीं आ सकता कि वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए एग्रीकल्चर की जो वाटर डिमांड है उसको रिड्यूस कर देनी चाहिए। ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। बट इसके बाद हम पैसेज पे जाके देखेंगे कि पैसेज बोल क्या रहा है। देखो यहाँ पे वी ऑफन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्टेट रिवर वाटर को लेके। ऑफ 20 मेजर रिवर सिस्टम 14 आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड, 75% पॉपुलेशन लिव्स इन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन, climate change, demand of rising population, need for agriculture, increased pace of urbanization, industrialization, ये सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से वाटर स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बाद बोला है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, सिर्फ इंटर स्टेट रिवर जो है वो यूनियन सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या बोल रहा है, की टू एंश्योर बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग डिमांड ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर इज़ अ बेसिन बेस्ड अप्रोच। तो बैलेंस इंश्योर करने के लिए हमको बेसिन बेस्ड अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। allocating fair share of water to them require assessment based on objective criteria। और यहाँ क्या बोल रहा था, नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, और वही यहाँ कह रहा है कि जो भी आप पॉलिसी बनाओ वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे होनी चाहिए। कौन सी क्राइटेरिया, रिवर बेसिन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एग्जिस्टिंग वाटर यूज डिमांड, एफिशिएंसी ऑफ यूज़, प्रोजेक्टेड फ्यूचर यूज़ एक्सेट्रा, वाइल एंश्योरिंग एनवायरमेंटल नीड। तो पूरे पैसेज में ये कहीं भी नहीं बोल रहा है कि आपको वाटर चैनल बनाना है बिटवीन वाटर सरप्लस एंड वाटर डेफिसिट रीजन। सिंपली यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको पॉलिसी बनानी है जो कि प्रैग्मेटिक होनी चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। तो ईजिली बिना पैसेज पढ़े भी आप आराम से बता सकते थे कि इसका आंसर क्या है, ए है। जो कीवर्ड है वो ध्यान दो ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्रैग्मेटिक कीवर्ड है और यहाँ पे बोल रहा है इमीडिएट एक्शन। नेक्स्ट देखो, यहाँ भी हम सबसे पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज़ इम्प्लाइड बाय द पैसेज। ना यहाँ पहला पढ़ो, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज़। मस्ट कह रहा है और यहाँ पे सिर्फ रूरल एरियाज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे अर्बन की बात नहीं कर रहा है, तो इसको आप रखो। इसके बाद देखो, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ द नीड ऑफ ईआर। लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। सी देखो, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर। सिर्फ स्किल्ड वर्कर के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात कह रहा है, बिना पैसेज पढ़े भी आप इसको गलत मान सकते हो। सिर्फ स्किल्ड वर्कर ही ज़रूरी है, बाकी लोग ज़रूरी नहीं है। सी आपका चला जाएगा। डी देखो, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ पीपल। देखो यहाँ पीपल की बात कर रहा है, यहाँ सबकी बात कर रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ स्किल्ड वर्कर की बात कर रहा था, ये चला जाता। इसके बाद आप पैसेज देखो, पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वीमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफ़र फ्रॉम अनीमिया। तो यहाँ पे हेल्थ की बात कर रहा है, अनीमिया। अकॉर्डिंग टू स्टडी दे वर एनीवेयर बिटवीन 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव। तो अनीमिया की वजह से ये लेस प्रोडक्टिव है। देन दे कुड बी
इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का भी बर्डन है, कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डेज। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, देखो लॉस प्रोडक्टिविटी जिसकी वजह से लॉस पोटेंशियल इन द फ्यूचर। इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट ऑन मैनी मेजर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी माल नरिश चिल्ड्रन जो हैं वो वर्स हैं एज़ कम्पेयर टू नरिश्ड पीयर। फॉर एन इकॉनमी डेट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर, दिस पोजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। तो देखो यहाँ कहीं भी ना ये नहीं बोल रहा है कि एजुकेशन सिस्टम बढ़ाना चाहिए रूरल एरियाज़ में, तो आपका ये चला जाएगा। इसके बाद देखो ये आपका चला ही गया। स्किल डेवलपमेंट की बात यहाँ कह रहा है, बट ओवरऑल देखो यहाँ पे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे जो फोकस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर डी होगा। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जर्व करो कि बिना पैसेज पढ़े ही आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हो, और इसी तरह आपको फास्ट करना है। मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ तो 2 से 3 मिनट लग रहा है, एग्जाम में मैक्स टू मैक्स आपको 1 मिनट लगेगा ये पैसेज सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज। पहला क्या बोल रहा है, एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। क्यों, ये प्राइवेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है। ये देखो यहाँ पे आपका बत्ती जलनी चाहिए कि ये गलत हो सकता है। बी, क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न। ये हमको नहीं पता, हो सकता है, पैसेज पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडेप्टेशन डिसीजन। हो सकता है। डी, सिंस मिटिगेशन इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यही आपको काट देना चाहिए कि ऐसा हो नहीं सकता कि मिटिगेशन पॉसिबल नहीं है। सिंस मिटिगेशन इज़ नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट शुड कम अप विथ पॉलिसी फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। एडाप्टेशन भी पॉसिबल है और मिटिगेशन भी पॉसिबल है। आपका डी चला जाएगा। इसके बाद देखो ए भी आपका चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की है। ऐसा हो नहीं सकता, इंक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी होती है, सोसाइटी की होती है, गवर्नमेंट की होती है, प्राइवेट सेक्टर की होती है। एक बार हम पढ़ लेते हैं पैसेज में क्या बोल रहा है। इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल, मार्जिनल एंड लेस एजुकेटेड एंड पॉजेसेस लो अडेप्टेटिव कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ क्रेडिट की वजह से क्रेडिट नहीं होता एंड अदर कंस्ट्रेंट। इसी वजह से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि फार्मर्स जो हैं वो बहुत ईजिली या फिर सुरक्षता से अडेप्टेशन टेक्नोलॉजी को, अडेप्टेशन कैपेबिलिटी को अडॉप्ट कर लेंगे। इवन इफ़ इट वाज पॉसिबल इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट लॉसेज। अगर ये पॉसिबल भी है तब भी जो लॉसेस हो चुका है उसको ऑफसेट नहीं किया जा सकता। टू डील विद दिस अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज़ पैरामाउंट, बहुत ज़रूरी है अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज अलॉन्ग साइड फास्ट मिटिगेशन। तो अडेप्टेशन प्लस मिटिगेशन दोनों ज़रूरी है। यहाँ जो कह रहा था ना डी कि मिटिगेशन पॉसिबल नहीं है, देखो यही गलत हो गया। Another solution is to have a planned or policy-driven adaptation, which would require government to come up with policy recommendation. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए अडेप्टेशन पे, बट ये कहीं भी ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइवेट सेक्टर की नहीं है। तो आपका ये भी चला जाता। इसके बाद क्या कह रहा है, परसेप्शन इज़ नेसेसरी प्रीरिक्विजिट फॉर अडेप्टेशन। परसेप्शन प्रीरिक्विजिट है। यहाँ क्या कह रहा है, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम। आपका सी सही हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे ये लिखा है। लैंड यूज़ पैटर्न की बात यहाँ पे कहीं नहीं कह रहा है, तो आपका बी भी चला जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, और जो भी एब्जर्ड कीवर्ड है उनको आप हटा देते हो तो आप आंसर तक पहुँच जाते हो। और बाकी जो आपकी जीएस की नॉलेज है, जो आपकी जीएस का एक अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको यहाँ पे लगाओ। यहाँ पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 को। क्रूशियल मैसेज आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या बोल रहा है, बिजनेसेस डेट कॉस्ट इमिशन में नीड टू क्लोज डाउन। बिजनेसेस को क्लोज डाउन करने की बात कह रहा है। ये देखो एक एक्सट्रीम बात है, कोई सॉल्यूशन की बात नहीं कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है कि आप बिजनेस को ही क्लोज डाउन कर दो। ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ से होगा। आपका ए जो है गलत हो जाएगा। बी देखो, दी ओनली सॉल्यूशन इज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही एकमात्र सॉल्यूशन है क्लाइमेट चेंज के लिए। ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। टेक्नोलॉजी के अलावा भी बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं। इवन आप बिहेवियर में चेंज लाओगे तब भी आप क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हो। बी चला जाएगा। सी बोल रहा है, वेटिंग टू डील विथ कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इज़ नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी। यहाँ पे देखो नॉट बोल रहा है, बट पूरा मतलब पढ़ो। पूरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि हम वेट नहीं कर सकते कि भाई टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो तब हम कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे, हमको अभी इमीडिएट स्टेप लेना पड़ेगा। ये आपका एक पॉजिटिव बात कह रहा है। डी देखो, सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज अनसर्टेन न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज। यहाँ पे सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज की बात कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो अनसर्टेन है। अब देखो पैसेज में क्या बोल रहा है, द एमिशन ह्यूमन पुट्स इनटू एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मीनवाइल could make a future transition away from fossil fuel cheap, or it might not.
लिविंग द वर्ल्ड विथ अ टेरिबल चॉइस बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग एट ह्यूज कॉस्ट और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट ऑफ अनअबेटेड वार्निंग. Businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcome fails. The world cannot afford recklessness on such climate change. तो यहाँ पे डायरेक्टली ये कहीं भी नहीं बोल रहा है कि इंडस्ट्रीज़ को रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए. डेट इज़ वाई आपका डी चला जाएगा. सिंपली यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको स्टेप लेना पड़ेगा क्लाइमेट को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए. हम टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने का वेट नहीं कर सकते. ये देखो स्टेटमेंट तो सही है, बट यहाँ पैसेज में कहीं भी एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहा है कि हमको रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए. दैट इज आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी. नेक्स्ट देखो, यहाँ भी हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इम्प्लाइज मोस्ट रैशनल अजम्पशन. पहला बोल रहा है वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन. देखो यहाँ पर लाइकली एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ये हो सकता है. सेकंड बोल रहा है इट इज़ द जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू सॉल्व एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. यहाँ भी सिर्फ ओनर्स ना गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहा है. हमने अभी ऊपर भी देखा था कि सिर्फ गवर्नमेंट की बात करता है कि गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो गलत हो जाता है. तो ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि जॉब जो है वो प्राइवेट सेक्टर का भी है, एनवायरनमेंट को लेके, हेल्थ को लेके. सी देखो, हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गो ऑन अनअटेंडेड. बहुत ही एब्सर्ड बात कर रहा है, पूरी तरीके से गलत है. हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों जुड़े होते हैं, हैंड इन हैंड जाते हैं. डी क्या बोल रहा है लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न वैल्यूज़ लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग. ये हम देखेंगे पैसेज में कि कहीं भी वेस्टर्न वैल्यूज़ की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नाउ पैसेज पढ़ो. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज हेल्थ प्रॉब्लम. देखो पहले ही लाइन यहाँ कह रहा है, तो ये जो आपका कह रहा था ना कि एनवायरमेंट प्रॉब्लम को छोड़ देना चाहिए, वो गलत होता. सी देखो यहाँ गलत हो गया. इसके बाद क्या बोल रहा है सब्सटेंशियल चेंज इन लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम बट दिस आइडिया अपीयर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट. तो चेंज इन लाइफस्टाइल जो है वो एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर सकता है, बट इसको पूरी तरीके से अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है. विथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इंडिविजुअल एफर्ट कैन बी परसीव्ड एज हैविंग नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयर ऑफ लीड टू इनर्शिया. विथ हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को लेके अगर हम कोई इंडिविजुअल एफर्ट डालें तो वो बहुत निग्लिजिबल एफर्ट डालेगा. फॉर एग्जांपल आप ये सोचो कि सिर्फ मैं प्लास्टिक का स्ट्रॉ यूज़ नहीं करूँगा, मैं बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉ यूज़ करूँगा, तो सिर्फ आपके करने से जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसके ऊपर बहुत ही कम इफेक्ट पड़ेगा. लेकिन यही इंडिविजुअल चॉइस अगर हम हेल्थ के ऊपर अप्लाई करें तो ये डिफरेंस क्रिएट कर सकता है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जीने और मरने के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. एंड येट बारिंग अ फ्यू देयर सीम्स टू बी सम कलेक्टिव लेथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस. देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं कह रहा है कि ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जो है या फिर वेस्टर्न वैल्यूज़ जो है वो अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग को प्रमोट कर रहा है. कहीं भी स्पेसिफिकली वेस्टर्न वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा है. सिंपली क्या बोल रहा है कि वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन. तो हम प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम क्योर के ऊपर ध्यान देते हैं. बीमारी हो जाएगा तो हम दवा कराएंगे, बट उससे पहले बीमारी ही ना हो उस पर हम ध्यान नहीं देते. तो यहाँ देखो हमने बिना पैसेज पढ़े दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था, बी और सी. ए और डी में कन्फ्यूज़न था, हमने पैसेज ग्लांस थ्रू किया, कहीं भी वेस्टर्न वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा है, डी चला गया. आपका आंसर क्या हो गया? ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ भी हम पहले ऑप्शन देखते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट क्रक्स ऑफ पैसेज. पहले बोल रहा है द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वे ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन. तो पैसेज में देखेंगे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है. यहाँ क्वेश्चन मार्क करो. बी कह रहा है वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट अ सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट. हो सकता है यहाँ पॉलिसी की बात कर रहा है, इस पर डाउट है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना कि कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क हो तो वो नॉर्मली सही होता है. सी बोल रहा है न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट जीएम क्रॉप्स. क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि जीएम क्रॉप्स की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है. डी देखो यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई. यहाँ को मस्ट कह रहा है, वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल एलिमेंट. अब देखो क्या यहाँ पे बोल रहा है मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड. फॉर सम इट इज़ सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विथ फूड दे एंजॉय बट नॉट टू हेल्दी. फूड जो एंजॉय करते हैं वो खाना पसंद करते हैं, बट वो हेल्दी नहीं होता. इससे क्या होता है, इससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, एनसीडी होता है. दिस इन टर्न लीड्स टू मेजर बर्डन, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ केयर के ऊपर बहुत बर्डन आता है. एंड दिस विल डिरेल इकोनॉमिक प्रोग्रेस. इससे हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी स्लो डाउन हो जाता है. फॉर अदर्स इट इज़ अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशन फूड और लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी. बहुत लोग जानबूझ के अनहेल्दी फूड खाते हैं, बट काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको न्यूट्रिशियस फूड का एक्सेस ही नहीं है, या तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो डाइट है वो मोनोटोनस हो गया है और उनको डेली न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं. एक रीज़न ये भी है कि जो हमारा फूड सिस्टम है वो न्यूट्रिशनल नीड को अच्छे से केटर भी नहीं करता है. तो देखो यहाँ कहीं भी यूबीआई की बात नहीं हो रही है, ये आपका गलत हो जाएगा. कहीं भी जीएम क्रॉप की बात नहीं हो रही है, सी गलत हो जाएगा. इसके बाद बी और डी में देखो सिंपली यहाँ लास्ट में यही बोल रहा है
एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा फूड सिस्टम है वो हमारे न्यूट्रिशनल नीड को केटर नहीं कर रहा है। दैट इज़ वाई हमको एक ऐसी पॉलिसी डिराइव करनी होगी जहाँ पे वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर। अब ये फूड बेस्ड न्यूट्रिशन कैसे करेंगे? जीएम क्रॉप के थ्रू करेंगे, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला के करेंगे, ये बात की बात है। बट इसका क्रक्स क्या है? हमको एक पॉलिसी बनानी है जहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो सेंटर स्टेज ले। दैट इज़ वाई तो इसका सही आंसर था बी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इम्प्लीकेशन। पहला बोल रहा है आर्बिटरी कर्व ऑन व्हीकल टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इसके बारे में नहीं पता, पैसेज में देखेंगे। बी बोल रहा है नीजर रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव। हो सकता है आपको नीजर रिएक्शन नहीं देना है, कोई चीज़ को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ये हो सकता है। और अगर आपके पास टाइम ना हो ना तो आप ये कीवर्ड देख के एविडेंस बेस्ड अप्रोच इसको मार सकते हो कि ये सही हो सकता है, क्योंकि ये सब कीवर्ड्स हैं, पॉलिसी बेस्ड अप्रोच, एविडेंस बेस्ड अप्रोच। सी देखो, अ हैवी पेनल्टी शुड बी एनफोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट। ये थोड़ा वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तरफ ऑप्शन बी है जो बहुत ही जेनरिक बात कर रहा है, एक सॉल्यूशन देने की बात कर रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन सी है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा है कि हमको पेनल्टी इम्पोज कर देनी चाहिए। डी क्या बोल रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ लॉ टू डील विथ प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड टू मेक आर्बिट्रेरी डिसीजन। तो देखो ये ना नेगेटिव टर्म में दिखा रहा है गवर्नमेंट को कि देखो लॉ तो नहीं है, इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्बिट्रेरी डिसीजन लेता है। तो आपका डी और सी चला जाएगा ना। हम पैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं कि पैसेज में कहीं भी आर्बिट्रेरी कर्व ऑन व्हीकल की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टू टैकल पॉल्यूशन प्रॉब्लम पॉलिसी मेकर थिंग्स ड्रास्टिक एक्शन लाइक ऑड इवन स्कीम चलाना, स्कूल को क्लोज कर देना, फैक्ट्रीज को क्लोज कर देना, किसी सर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल को बैन कर देना आर दी वे फॉरवर्ड। तो देखो यहाँ पैसेज क्या बोल रहा है, पॉलिसी मेकर थिंक, वो ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यही सॉल्यूशन है। इवन द एयर इज़ नॉट क्लीन, व्हीकल मोर देन 15 ईयर ओल्ड कंप्राइजेज ऑफ 1%। जो व्हीकल 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनकी संख्या सिर्फ 1% की है। एंड टेकिंग देम ऑफ ऑन द रोड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, रोड से उनको हटाना, उनको बैन करना कोई डिफरेंस नहीं लाएगा। तो जो आपका पहला ऑप्शन था आर्बिट्री कर्व ऑन व्हीकल टू रिड्यूस पॉल्यूशन, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ खुद बोल रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं लाएगा। इसके बाद आप नीचे क्लियरली देख सकते हो लिखा है आर्बिट्री बैन ऑन व्हीकल दैट हैव पास द मैंडेट फिटनेस टेस्ट एंड पीरियोडिक पॉल्यूशन आर अनफेयर। तो ये चीज़ जो है वो अनफेयर है। डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ गया? बी आ गया। प्लस यहाँ पे ये देखो व्हाट इज़ नीडेड इज़ साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। साइंटिफिक और रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब एविडेंस बेस्ड अप्रोच, इसकी ज़रूरत है। आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। और इस वीडियो को आप 1-2 बार और देखो, पैसेज को पहले खुद से सॉल्व करो, खुद से अपना दिमाग लगाओ, खुद से अपने थॉट्स लगाओ। उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखो तो ये सोचो कि इस पैसेज में कैसे सोचना है और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो ये कीवर्ड का पेज है ना, इसको भी डाउनलोड कर लेना। जो जो कीवर्ड्स यहाँ पे दिया गया है उनको ध्यान में रखो। जब भी पैसेज सॉल्व करो तो इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखो कि आपको ऑप्शन में ये कीवर्ड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं।